बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं फ्रेज और टाइप्स ऑफ फ्रेज। ठीक है, वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है आज, तो कोई बात नहीं। चलें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर बात शुरू करते हैं, और जो भी सवाल जवाब हो आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्री से। हाँ जी, तो ये लीजिए। ठीक है, सबसे पहले फ्रेज क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, और चैट में यहाँ खोल रहा हूँ सवालों के लिए। जो भी सवाल हो आप आज़ादी से कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रेज के बारे में मैंने पहले ही बताया था, यूट्यूब चैनल पे डिटेल में बताया है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इट इज अ यूनिट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। यूनिट का मतलब क्या है? फंक्शन, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, व्हाटएवर। एक कंप्लीट यूनिट बनना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको तो समझ में आएगा। एक कंप्लीट यूनिट फंक्शन होना चाहिए, तो कहलाएगा फ्रेज। बाय इटसेल्फ फ्रेज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेज खुद कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, फ्रेज अकेला कोई सेंटेंस नहीं होता, एज इट डज नॉट रिले अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि वो कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। इट डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट बोथ। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें नहीं हो सकती। जाहिर है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जहां दोनों चीजें होंगी वो तो सेंटेंस कहलाएगा या क्लॉज कहलाएगा। ठीक है ना? तो फ्रेज तो ऐसा नहीं होता, सो इट इज नॉट अ क्लॉज ईदर। तो फ्रेज ना तो सेंटेंस होता है ना क्लॉज होता है। क्लॉज के लिए वर्ब का होना जरूरी है, सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है। फ्रेज के लिए इनमें से किसी भी चीज का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी यह है कि वो एक यूनिट फंक्शन बन जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अब जो कह रहे हैं वो क्या है? द लेंथ ऑफ द फ्रेज में डिफर फ्रॉम टू वर्ड्स और मोर देन मैनी मोर वर्ड्स। फ्रेज जो है वो लाजमी नहीं कि दो अल्फाज का हो, दो से ज्यादा अल्फाज का भी हो सकता है। दिस डज नॉट हैव एनी कनेक्शन टू वेदर इट इज अ फ्रेज और अ सेंटेंस। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि फ्रेज सेंटेंस भी हो सकता है या सेंटेंस फ्रेज भी हो सकता है। नेवर, नेवर, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड डॉग इज अ फ्रेज, क्योंकि ओल्ड डॉग एक कंप्लीट यूनिट है और मीनिंग भी है उसके, लेकिन इसमें वर्ब कोई नहीं है। ठीक है ना? ना ये क्लॉज है ना सेंटेंस है, तो फ्रेज है। सो इज द ओल्ड स्मेली शिवरिंग डॉग। अब यूं भी हो सकता है, ओल्ड स्मेली शिवरिंग डॉग। तीन तीन एडजेक्टिव यूज किए मैंने डॉग के लिए, तो ये पूरा एक फ्रेज हो गया। अच्छा खासा लॉन्ग फ्रेज हो गया, लेकिन फ्रेज है, अब भी ये क्लॉज या सेंटेंस नहीं। ठीक, अब आइए टाइप्स ऑफ फ्रेज की तरफ। अच्छा, फ्रेज की डेफिनेशन मजीद डिटेल में अगर किसी को देखनी है तो सेंटेंस क्लॉज फ्रेज के नाम से यूट्यूब चैनल पर मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, और वो काफी तसल्ली बख्श है। वो मैं यहाँ रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पर आते हैं। सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ेंगे वो है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन तो आप जानते हैं, नेम को कहते हैं। अब उस नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग वगैरह वगैरह, उस नेम
के साथ अगर मॉडिफायर्स अटैच हों, एडजेक्टिव्स अटैच हों, तो भी वो उसी नेम को ही बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है। दीज आर द फ्रेजेस कंटेन्स अ नाउन. नाउन मीन्स नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर, एंड एटलीस्ट वन मॉडिफायर, कम से कम एक एडजेक्टिव. जब मॉडिफायर कह रहे हैं तो इसका मतलब एडजेक्टिव है. मॉडिफायर इसलिए कह रहे हैं कि वो आर्टिकल भी हो सकता है, वो डिटर्मिनर यानी आर्टिकल भी हो सकता है, वो कोई क्वालिफायर या क्वांटिफायर भी हो सकता है, लाइक सम, लाइक फ्यू, लाइक लिटिल, या कोई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, किसी किस्म का एडजेक्टिव भी हो सकता है. इसलिए मॉडिफायर का वर्ड सूटेबल है. तो मॉडिफायर एसोसिएटेड टू द नाउन. द मॉडिफायर कैन प्रीफिक्स और सफिक्स द नाउन. मॉडिफायर पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है नाउन से. द एंटायर फ्रेज विल एक्ट एज अ नाउन. पूरा फ्रेज तो एक नाउन बन जाएगा ना, फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, उस मखसूस सेंटेंस के लिए. हियर आर सम एग्जांपल्स. एग्जांपल्स देखिएगा. लाइक इफ आई से ही वाज वेयरिंग अ ब्लैक लिनन शर्ट. ब्लैक, अ ब्लैक लिनन शर्ट. तो अ ब्लैक लिनन शर्ट, ये पूरा क्या है? ब्लैक एडजेक्टिव है, लिनन एडजेक्टिव है, शर्ट नाउन है. अब शर्ट कैसी है? लिनन एक कपड़ा है, उसकी बनी हुई है. व्हाइट, सॉरी, ब्लैक कलर है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. तो अब ब्लैक लिनन शर्ट ये क्या है? एक कंप्लीट फ्रेज है, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये शर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. दे लिव्ड इन अ स्मॉल टाइडी कॉटेज. कॉटेज कहते हैं झोपड़ी को. झोपड़ी कैसी है? छोटी है मगर साफ सुथरी है. स्मॉल टाइडी कॉटेज. अच्छा, यूं भी हो सकता था, स्मॉल बट टाइडी कॉटेज. तो भी ये पूरा क्या होता? नाउन फ्रेज होता. नाउन फ्रेज में नाउन मेन वर्ड होता है, उसके साथ मॉडिफायर्स लगे होते हैं या एडजेक्टिव्स लगे होते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, पूरा मिलाकर एक नाउन फ्रेज कहलाता है. एलेक्स नाम है एक शख्स का. रोड हर ओल्ड बाइसिकल. ओल्ड बाइसिकल क्या है? एक नाउन फ्रेज है. टू देयर शाइनी न्यू स्कूल. अब शाइनी न्यू स्कूल पूरा क्या है? फ्रेज है. इस सेंटेंस में दो फ्रेजेस हैं, नाउन फ्रेजेस, एक ओल्ड बाइसिकल और एक शाइनी न्यू स्कूल. द ब्लैक कार गॉट टोड. टोड का मतलब धक्का लगाया. काली कार को धक्का लगाया गया. तो ब्लैक कार क्या है? ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज. अब नाउन फ्रेज से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन है कर लीजिए आप. हाँ जी. कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं? बताइए जल्दी से, रिस्पॉन्ड कीजिएगा. आगे चलें. कैन वी गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड? हाँ जी. चल, कोई जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई सवाल नहीं है. वर्ब फ्रेज ये तकरीबन तकरीबन हर सेंटेंस में होता है. लाइक एवरी सेंटेंस विल जनरली कंटेन अ वर्ब. भाई वर्ब तो हर सेंटेंस में होता है, वर्ब के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है. बट समटाइम्स द एक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड रिक्वायर्स अ मोर nuanced multi words verb phrase. बाज औकात एक से ज्यादा वर्ब्स पर मुश्तमिल एक वर्ब फ्रेज. सारे वर्ड्स क्या होंगे? उसके वर्ब होंगे. वर्ब फ्रेज के सारे वर्ड्स क्या होंगे? वर्ब होंगे. चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे कोई सभी वर्ब हो. ठीक है. अच्छा. द फ्रेज कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब और वर्ब्स एंड द ऑक्सिलरी वर्ब्स. सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब शामिल होंगे. Some such verbs
वर्ब फ्रेजेस आर एज फॉलोज। ऐसे कुछ वर्ब फ्रेजेस नीचे दिए गए हैं। अच्छा, ऊपर एक वर्ड यूज हुआ है, न्यूएंस। न्यूएंस का क्या मतलब है? जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ब को, ठीक है ना। अच्छा, उसमें वर्ब ही होना शर्त है, ऐसे वर्ब जो किसी दूसरे वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे द टीचर इज राइटिंग द आंसर। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं इस सेंटेंस में, इज और राइटिंग, ठीक है ना। इज भी वर्ब है, राइटिंग भी वर्ब है। राइटिंग मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। द टीचर इज राइटिंग द आंसर। इज राइटिंग पूरा क्या है? ये पूरा ये पूरा क्या है? इज राइटिंग वर्ब फ्रेज। कंफ्यूज ना हो जाइएगा, एक और चीज होती है फ्रेजल वर्ब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस द लास्ट 2 आवर्स। अब यहाँ सिंस गलत इस्तेमाल हुआ है, फॉर होना चाहिए। ये मेरी मिस्टेक है, मैंने टाइपिंग करते हुए ख्याल नहीं रखा इस चीज का, ठीक है। बल्कि मैं अभी करेक्शन कर देता हूँ तो ज्यादा बेहतर है। सिंस को चेंज करना है फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ये मेरी मिस्टेक है भाई, ठीक है, सही कर दिया मैंने। अब मत कहना कि गलती हो गई, मैं पहले इसको ऊपर ले आऊं। हाँ जी, चले, ठीक है भाई। कोई सवाल? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग, ये हैव बीन प्लेइंग क्या है? तीन तीन वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह इस्तेमाल हो रहा है, लिंकिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं बीन भी मेन वर्ब है, क्योंकि वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह इस्तेमाल हो। डजंट मैटर, हम कह सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो परफेक्ट को शो करेगा बीन और कंटिन्यूअस को शो करेगा प्लेइंग। तो सिचुएशन को शो करने वाला मेन वर्ब कहलाता है, इसलिए बीन को मेन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बीन दोनों फंक्शंस यहाँ पे कर रहा है, सिचुएशन को शो कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये थर्ड फॉर्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो मेन वर्ब का पार्ट है। तो हैव बीन प्लेइंग, ये तीनों वर्ब मिलाकर एक क्या बना? वर्ब फ्रेज। यू मस्ट कॉल योर मॉम एट वंस। तो मस्ट कॉल, मस्ट मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, कॉल मेन वर्ब है, मस्ट कॉल क्या बना? वर्ब फ्रेज। ही हैज टेकन द डॉग अलोंग। अब हैज टेकन क्या है? वर्ब फ्रेज। लेकिन अगर मैं कहूंगा द वेदर इज प्लेजेंट, तो यहाँ इज अकेला है, कोई और वर्ब मौजूद नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? वर्ब वर्ड कहलाएगा, वर्ब फ्रेज नहीं कहलाएगा। वर्ब वर्ड कहलाएगा, वर्ब फ्रेज नहीं कहलाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ये सेकंड टाइप हो गई जनाब। कोई सवाल हो आजादी से कर सकते हैं आप, चैट मैंने ओपन की हुई है। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके सवालों का। नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में कोई सवाल? किसी को कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, या आगे बढ़े? जी जनाब, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। नो रिस्पॉन्स, ठीक है, सो रहे हैं सर। तीसरी टाइप हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? Prepositional phrase basically any phrase that consists of a preposition. अच्छा देखो, अब आया सवाल। फ्रेजल वर्ब भी एज अ वर्ब फ्रेज आ सकता है, नेवर एवर, नेवर, ठीक है। वो अलग फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज अलग होता है। वर्ब फ्रेज में हर वर्ड वर्ब होता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में हर वर्ड वर्ब नहीं होता। हाँ जी, बात समझ में आई? एनी फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ preposition and the object of the preposition। एक तो preposition हो और फिर उस preposition का ऑब्जेक्ट हो, यानी वो preposition किसी नाउन को टारगेट कर रहा हो।
विच विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, और एस लगा हुआ इट मींस नाउन और अ प्रोनाउन और प्रोनाउंस प्लूरल भी हो सकता है। व्हाट वी कॉल अ prepositional phrase, इसी को हम prepositional phrase कहते हैं। सच अ phrase also at times consist of other modifiers describing the object, ये भी हो सकता है कि उस prepositional phrase में preposition और आगे noun के दरमियान में कोई और modifier भी आ जाए। तो let us look at some examples. Examples are here. Students are advised to be on time. ये on time क्या है भाई? On time prepositional phrase है, क्योंकि इसमें on preposition है, time noun है, और on time पूरा क्या है? ये prepositional phrase। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ये on time के ऊपर कोई क्वेश्चन? प्लीज टर्न टूवर्ड्स द राइट एट द इंटरसेक्शन। अब ये टर्न टूवर्ड्स द राइट, टर्न तो वर्ब हो गया, लेकिन टूवर्ड्स द राइट बता रहा है कि किस जानिब मुड़ना है। तो टूवर्ड्स द राइट जो है, ये चूंकि प्रपोजिशन के साथ हम नाउन यूज कर रहे हैं, द राइट, राइट क्या है? राइट जो है ये द नेम ऑफ डायरेक्शन, नाउन है। टूवर्ड्स द राइट, अगर ये नाउन ना होता तो इसके साथ आर्टिकल ना लगा हुआ होता। टूवर्ड्स द राइट, दाएं तरफ को। तो ये क्या बना? ये प्रपोजिशनल फ्रेज बना। इसमें प्रपोजिशन क्या है? टूवर्ड्स, और नाउन क्या है? द राइट। राइट नाउन है, दी लगा हुआ है, दी मॉडिफायर है, आप जानते हैं आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, ठीक है ना। तो देखो, प्रपोजिशन और नाउन के बीच में मॉडिफायर आ गया है, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलें। इसकी और टाइप्स भी हैं, इसकी और एग्जांपल्स भी हैं, देखिएगा। नाउ देयर आर सर्टेन times where a prepositional phrase will act as an adjective for a sentence. अक्सर ऐसा होता है कि prepositional phrase होता है मगर वो काम करता है as an adjective. It will be the answer to the question which one, यानी which one का आंसर। अब जिस सवाल में which one का आंसर होगा फ्रेज की शक्ल में, which one कौन सा वाला, तो फिर हम कहेंगे उसे prepositional phrase। लाइक देखिएगा गौर से, प्लीज गेट द बुक, बराए मेहरबानी वो किताब मुझे दे दो। अबव द कबर्ड, विच वन, कौन सी वाली? अबव द कबर्ड, यानी विच इज अबर्ड अबव द कबर्ड, जो कबर्ड के ऊपर है, अलमारी के ऊपर है। तो विच बुक का आंसर है अबव द कबर्ड। बुक को डिफाइन कर रहा है, तो ये पूरा एडजेक्टिव हुआ, लेकिन फिर भी हम इसे प्रपोजिशनल फ्रेज इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहा है। अबव क्या है? प्रपोजिशन। बाज लोग इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, जो गलत कहते हैं। ये पूरा एडजेक्टिव जरूर बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये प्रपोजिशन की मदद से बन रहा है इसलिए इसको प्रपोजिशनल फ्रेज ही कहा जाएगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द लाइन इज मिसबिहेविंग अगेन। द स्टूडेंट इज मिसबिहेविंग अगेन, जुमला तो ये था। अब विच स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? एट द एंड ऑफ द लाइन, जो कतार के उस एंड पर खड़ा है। अब ये अगर देखा जाए तो स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है एट द एंड ऑफ द लाइन, ये स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है ना, तो बेसिकली एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ये एडजेक्टिव होने के बावजूद प्रपोजिशनल फ्रेज क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये एट से कनेक्ट हो रहा है, एट द एंड ऑफ द लाइन। अगर मैं इसमें लिख दूंगा द स्टूडेंट हु इज एट द एंड ऑफ द लाइन, तो ये पूरा क्लॉज बन जाएगा, ये एडजेक्टिव, ये फ्रेज नहीं रहेगा, ये क्लॉज बन जाएगा और फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। लेकिन यहां पर हु इस्तेमाल नहीं हो रहा,
बल्कि विच स्टूडेंट का आंसर है एट द एंड ऑफ द लाइन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई मेरी वाली? यानी सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर आए या एडवर्ब के तौर पर आए तो भी अगर प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। भाई गौर से देख लेना, ठीक है। हाउ, वेयर, व्हेन का आंसर तो एडवर्ब होता है। तो देन द prepositional phrase can be seen as the adverb of a sentence, like how, where, when are the questions that it answers। कैसे? अब देखिएगा, यहाँ गौर से देखिए, द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। अब बिहाइंड द ट्री एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन हम इसको यहाँ क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसका मतलब एडजेक्टिव फ्रेज हो या एडवर्ब फ्रेज हो, अगर प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो रहा है तो मेन कैटेगरी क्या कहलाएगी? प्रेपोजिशनल फ्रेज। मेन कैटेगरी क्या होगी? प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज में फिर हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई क्वेश्चन? क्लियर है? मैं दोबारा बता दूं, रिपीट कर दूं? हाँ, क्लियर हो गया ना। द फैमिली हेडेड टू चर्च आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो व्हेन का आंसर क्या हुआ? आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ये तो एडवर्ब फ्रेज हुआ। यस। मेन कैटेगरी क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो आप एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी क्या कहलाएगी उसकी? प्रेपोजिशनल फ्रेज। हाँ जी, आगे चलें। कोई सवाल? ओके। अच्छा, अब आज का लेक्चर तो ये था, ठीक है ना। और सवाल कोई भी हो तो आप कर सकते हैं अब उसके बारे में। तीन टाइप्स आज हो गई। पहले हमने फ्रेज को डिफाइन कर दिया, फिर नाउन फ्रेज को, फिर वर्ब फ्रेज को, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज को। प्रेपोजिशनल फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज दोनों आ गए, ठीक है ना। अब देखें, अब जो सवाल पैदा होता है ना, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। मैं वैसे जबानी बताता हूँ, कल की क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में बता दूंगा। जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? तो इन्फिनेटिव खुद एक फ्रेज होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जब यूज होती है। जैसे मैं कहूँ आई वॉन्ट टू लीव नाउ, तो यहाँ टू लीव क्या है? ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसका कोई टेंस नहीं। इन्फिनेटिव किस बेस पे कहलाएगा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव इसलिए कहलाता है कि इट इज इन्फिनिट ऑफ टाइम, इन्फिनिट ऑफ टेंस, इसका कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव फ्रेज, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है। इन्फिनेटिव इज ऑलवेज, simple infinitive is always in the form of phrase, to plus first form। Got the idea? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब कोई भी सवाल आप कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रेज के बाद हमने जाना है जंप करके क्लॉज की तरफ। क्लॉजेस की टाइप्स पढ़नी है, वो ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक। हाँ जी। अच्छा खासा हो गया आज। प्रेजेंटेशंस में ये फायदा होता है कि कम वक्त में ज्यादा चीज डिलीवर हो जाती है। यही चीज मैं बोर्ड पे करवाता तो शायद अभी तक एक ही टाइप हुई हुई होती और दूसरी टाइप की तरफ हम जा रहे होते। टाइम ज्यादा लगता है उसमें, क्योंकि बोर्ड में लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह
क्या हो गया, सही हो गया, गुड। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मजीद फ्रेजेस की टाइप्स लेकर आ रहा हूँ और फिर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम क्लॉजेस भी इंशाल्लाह कल ही स्टार्ट कर देंगे। सही है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। रमज़ान में ज़्यादा बोझ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। और अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है, लेट स्टार्ट की थी मैंने क्लास। कल इंशाल्लाह फिर डिटेल में मजीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये तरीका सही है या वाइट बोर्ड पे लेकर आऊँ, ये बता दीजिए अभी। हबीबा बताइएगा, अनस बताइएगा। यार क्या हो गया, जवाब ववाब नहीं देते तुम लोग यार, सो जाते हो। इट इज़ बेटर, चलें ठीक है। कल इंशाल्लाह इसी तरह से हम फ्रेजेस को मजीद जेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।